बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS504 का लेक्चर नंबर 18 कवर करने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर नंबर 18 है दोस्तों, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से कुछ भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपने बेसिकली जो पीछे जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हो कि एक पूरा सिस्टम कैसे रेडी किया जाता है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसके बाद जो है उस ऑब्जेक्ट्स के बाद हम जो है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, फिर उसका एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप पीछे थ्योरेटिकल पढ़ के आए हो ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट भी थी और आपके वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट थी, तो वो सारी चीज़ें अब सर ने यहाँ पर एक केस स्टडी दी है आपको। बेसिकली ये प्रैक्टिकली सर आप अब आपको करके दिखाने लगे हैं प्रैक्टिकली कि हम किस तरह से जब एक सिस्टम बनाते हैं तो किस तरह से उस पूरे सिस्टम को जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको अगर कर लोगे, मेन पॉइंट इसके समझ लोगे, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो आपने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं ना, वो आपको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। तो चलें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो सबसे पहले यहाँ जो केस स्टडी दी गई है, जो सिस्टम बनाने के लिए कहा गया, वो है जी कोनाई कन्वीनियंस स्टोर। बेसिकली एक स्टोर है, अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। एक स्टोर है हमारे पास जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होती हैं। जैसे आप कोई भी एक स्टोर दे सकते हैं, जैसे इम्तियाज़ सुपर मार्केट। आप अगर पाकिस्तान में एग्जांपल लें तो इम्तियाज़ सुपर मार्केट की आप एग्जांपल ले सकते हैं। वो भी क्या है, एक स्टोर है जहाँ पे आपको हर तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, जब आप इम्तियाज़ सुपर मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे जब आप सारी चीज़ें परचेज़ कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास एक पॉइंट ऑफ सेल होता है, सिस्टम होता है, जो जो कौन यूज़ कर रहा है, वहाँ पे कैशियर यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा इम्तियाज़ सुपर मार्केट में या किसी भी बड़े स्टोर में जब आप जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो वहाँ पे कैशियर के सामने एक कंप्यूटर होता है और उस कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम चल रहा होता है, और उसके बिल्कुल साथ एक स्कैनर होता है जिसके साथ वो आपके आइटम्स को स्कैन करता रहता है और ऑटोमेटिक डाटा जो है वो आपके सिस्टम पे आपको दिखाई देता है। तो उसे हम कहते हैं अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। समझ लगी बात की? चलें जी। अब यहाँ पे दोस्तों हमने अब ये देखना है कि जब हम कोई भी सिस्टम रेडी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द सिस्टम। के सबसे पहले हम उस सिस्टम का पर्पस आइडेंटिफाई करते हैं कि जनाब मकसद क्या है, आपने ये जो सिस्टम बनाने जा रहे हो इसका मकसद क्या है। तो अब यहाँ पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको ये सिखाया जाएगा कि प्रैक्टिकली जब आप कोई सिस्टम बनाते हो तो किस तरह से उसको रेडी किया जाता है। तो सबसे पहले आप उसका पर्पस डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे देखो पर्पस क्या है इसका, वो कह रहे हैं जी डेवलप एन ओवरऑल पर्पस स्टेटमेंट इन 25 वर्ड्स। ठीक है, अच्छा उसने पर्पस बता दिया कि मेरा ये पर्पस है जी। अच्छा उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, विश लिस्ट। विश लिस्ट का मतलब ये है कि मतलब वो जो स्टोर का मालिक है वो क्या चाहता है कि उसके सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी आपको नीड्स बताएगा कि मेरी ये नीड्स हैं, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम रिटर्न फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये वही उसे कहते हैं विश लिस्ट, कि वो जो मालिक, वो जो ऑनर जिसने अपना सिस्टम बनवाना है आपसे, वो आपको जो चीज़ें अपनी नीड्स बताएगा कि मेरी ये नीड्स है, मुझे ऐसा एक सिस्टम चाहिए, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं जी विश लिस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसकी विश लिस्ट क्या कहता है, स्कैन आइटम्स एंड ऑटोमेटिकली प्राइस दैम। कहता है सबसे पहले क्या हो, मेरी विश लिस्ट ये है, मेरी मतलब मेरी नीड ये है कि मेरे स्टोर के अंदर कोई भी अगर कस्टमर आए तो वो जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करे उसकी प्रोडक्ट को जो है वो स्कैन किया जाए, और स्कैन जैसे करे तो ऑटोमेटिकली उसका उस आइटम का पूरा रिकॉर्ड जो है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ऐसी बाकी भी उसने सारी सारी अपनी जो है विशेज़ बताई हैं जिनको हमने रिटर्न फॉर्म में लिख लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये फिर आइडेंटिफाई करते हैं वाई, कि हमने ये सिस्टम बनाना क्यों है भाई, मकसद क्या है इसका। ठीक है, वाई क्यों बना रहे हैं हम ये सिस्टम। तो इसमें हमने ये बताया स्पीड अप चेकआउट टाइम, कि यानी आगे क्या होता था कि कस्टमर आता था, वो अपनी प्रोडक्ट रखता था कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, तो कैशियर करता था मैनुअली उनको जो है हिसाब करता था कि अच्छा ये प्रोडक्ट है इसके 20 रुपये हो गए, ये प्रोडक्ट है इसका 50 रुपये हो गए, ये प्रोडक्ट है इसका, इस तरह से। ठीक है, तो वो सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। उससे क्या होता था, वो मैनुअल सिस्टम से क्या होता था कि काफ़ी देर लगती थी, जिसकी वजह से बाकी जो कस्टमर है उनको वेट करना पड़ता था। तो हमने क्या किया, हमने अपने सिस्टम को स्पीडी बना दिया कि मतलब अब क्या होता है, अब जस्ट हमारा जो कैशियर है वो स्कैन करता है कोड को, ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो आपके कंप्यूटर पे आ जाती है। तो ये उसकी पहली जो है रीज़न है। दूसरी रीज़न क्या है, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्राइसिंग एरर्स, कि हमारे पास देखें जब मैनुअल सिस्टम था तब वो जो कैशियर है उसको तमाम आइटम्स की प्राइस याद रखनी पड़ती थी कि इसकी इतनी प्राइस है, इसकी इतनी प्राइस है। तो कई दफ़ा ऐसे होता था कि चीज़ की प्राइस फ़र्ज़ करो 200 है, तो वो कहता था इसकी प्राइस जो है 120 रुपये है। ठीक है, या फ़र्ज़ करो चीज़ की प्राइस जो है वो 120 रुपये और वो कह रहा है जी 150 रुपये इसकी प्राइस है।
तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब क्या होता है कि सिस्टम के अंदर बिल्ट इन चीज़ें सारी स्टोर हैं, बस उसको स्कैन करो, ऑटोमेटिक उसकी प्राइस जो है सिस्टम के ऊपर आ जाती है। अब कैशियर को वो चीज़ें ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रिड्यूस द लेबर रिक्वायर्ड। ज़ाहिर बात है जब मैनुअल सिस्टम था तो हमें लेबर ज़्यादा रखनी पड़ती थी। अब चूँकि ऑटो सिस्टम है, कंप्यूटर खुद ब खुद हर चीज़ कर रहा है, तो इसलिए हमें जो लेबर है वो कम रखनी पड़ती है। तो ये इसके डिफरेंट जो है वो फ़ायदे भी हैं और ये इसके रीज़न्स भी हैं जिसकी वजह से हम अपना सिस्टम जो है वो तैयार करवा रहे हैं। उसके बाद देन हम क्या बताते हैं, फिर हम समरी बताते हैं। समरी क्या होती है? समरी कहते हैं लुब्बे-लुबाब, मतलब ओवरऑल जो हमारा सिस्टम का मेन कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है जी। देन उसके बाद आइडेंटिफाई सिस्टम फीचर्स। अब जनाब वो जो हमें मालिक ने जो चीज़ें बताई थी, फीचर बताए थे, नीड्स बताई थी, उसे हम कहते हैं विश लिस्ट। लेकिन जब उस विश लिस्ट की तमाम चीज़ों को जब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने कंसेप्ट से लिखते हैं ना, तो उसको हम फिर कहते हैं ये हमारे फीचर्स हैं, ठीक है। पहले वो विश लिस्ट थी, लेकिन अब उस विश लिस्ट को टेक्निकली जो है हमारे तमाम के तमाम गौर व फिक्र करने के बाद हमारे तमाम इंजीनियर्स ने जो है प्रॉपर उसको एक वेल डिफाइन तरीके से अरेंज कर दिया उन तमाम विश लिस्ट को। अब हम उसको कहेंगे ये हमारे क्या है जी, फीचर्स हैं। तो यहाँ पे देखें ये सारे वो फीचर्स लिखे हुए हैं कि जनाब हमारे सिस्टम के फीचर्स क्या होंगे, हमारे लॉगिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फीचर क्या होंगे। तो मतलब हर कैटेगरी के उसने जो है क्या कर दिए हैं, हर सेक्शन के उसने अलग अलग जो है फीचर्स बयान कर दिए हैं। तो ये फीचर बेसिकली वो हैं जो गौर व फिक्र करने के बाद बड़े केयरफुली विश लिस्ट को देखते हुए हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ड्रा किए हैं, लिखे हैं, टाइप किए हैं। अब जनाब उसके बाद जब हम सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो हैंड रिटन फॉर्म से लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, अब हम अपना सिस्टम जो है प्रॉपर जो है प्रैक्टिकली क्रिएट करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया है, पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है अच्छे से। जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट होगी, अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर सबसे पहली एक्टिविटी क्या थी? सबसे पहली एक्टिविटी थी सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। याद है ना, हमने पीछे लेक्चर नंबर 16 में अभी आज पढ़ के आए हैं कि लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले एक्टिविटी होती है, 5 एक्टिविटी थी ना ऑब्जेक्ट मॉडल की। 5 एक्टिविटी में से जो सबसे पहली एक्टिविटी वो है सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट की। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। अब उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए आपने देखा था उसमें 6 स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था? सिलेक्ट एक्टर्स, सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स और फिर सिलेक्ट प्लेसेस। तो ये वही बेसिकली कर रहा है। सबसे पहले उसने एक्टर डिफाइन किया कि एक्टर हमारे पास पर्सन है। अब उसकी पार्टिसिपेंट्स मतलब वो पर्सन तो ठीक है, कैरेक्टर है। अब वो पर्सन किस किस रोल के अंदर हमारे सिस्टम में जो है वो परफॉर्म करेगा, तो उसका रोल कौन कौन सा है। यहाँ वो पर्सन जो है वो एज ए कैशियर हो सकता है, या वो हेड कैशियर हो सकता है, या वो एज ए कस्टमर जो है वो बिहेव करेगा, रोल परफॉर्म करेगा हमारे सिस्टम के अंदर। ऐसे ऐसे उसके बाद हमने प्लेसेस डिफाइन की कि हमारी कौन कौन सी प्लेसेस होंगी जहाँ पर डाटा जो है स्टोर होगा, तो वो स्टोर है और शेल्फ है। उसके बाद देन ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई की, ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, सेल है, रिटर्न है, पेमेंट है, सेशन है, एंड एवरी सेल इज अ कलेक्शन ऑफ सेल लाइन आइटम्स। तो ये सारी की सारी क्या जी, ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ऐसे उसने जो है फिर उसके बाद कंटेनर क्लासेस उसने आइडेंटिफाई की, फिर टेंजिबल थिंग्स बताई उसने। तो इस तरह दोस्तों हम जो है वो प्रैक्टिकली जब कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम के अंदर हम इस तरह से तमाम की तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो ये बेसिकली इस केस स्टडी में आपको बताया जा रहा था। तो ये अभी उसने पहली एक्टिविटी जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट वाली थी वो पहली एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया। अब जो बाकी एक्टिविटी हैं वो लेक्चर नंबर 19 के अंदर आएंगी, और लेक्चर नंबर 19 के अंदर भी उसने नेक्स्ट जो हाफ एक्टिविटी हैं इसी केस स्टडी की वो रिपीट की हुई हैं। वो भी लेक्चर नंबर 19 आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 20 है वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन चूंकि हमारे आपको पता है मिड का सिलेबस सिर्फ यहाँ लेक्चर नंबर 18 तक ही था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मिड के इस 18 जो लेक्चर हैं जो कि मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर जो पहले ये लेक्चर नंबर 18 तो करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो 17 लेक्चर्स हैं उनकी आपको अच्छे समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हाँ दोस्तों, CS 504 के मिड टर्म की प्रिपरेशन वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो मैं वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो आज ऐड कर दूंगा, आप उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।